वाला कंबाइन वाला जो लिया था ये थे क्या? मिला नहीं आपका। ठीक, मैं देखता हूँ। तो चेक करना स्टार्ट किया है, कुछ पुराने बच्चों के साथ होगा। ठीक है, जैसे एक तो बहुत पहले दिया था मैंने, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और प्रोबिटी, है ना? तीनों में डिफरेंस है कि नहीं? तो इनमें मेन डिफरेंस क्या है? ऑनेस्टी का मतलब सिंपल शब्दों में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है हमें, दो तीन मैंने कहा ना पॉइंट्स बस याद रखने हैं। एग्जाम में भी याद रखना है कि पॉइंट जो लिखवाता हूँ उन्हीं पॉइंट्स को सेंटेंस बना करके क्या कर देना है, कवर कर देना। कई जगह पॉइंट से ही काम चल जाएगा, सेंटेंस बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो ऑनेस्टी या ईमानदारी का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि बेईमानी ना करना, है ना? ऑनेस्टी, ईमानदारी का मतलब सिर्फ क्या होता है, किसी के साथ किसी भी चीज के संदर्भ में आपके जो है बेईमानी न करना, है कि नहीं? तो ऑनेस्टी का मतलब होता है नो चीटिंग, किसी भी सेंस में चीटिंग नहीं करना। मतलब इसमें पढ़ा रहा हूँ तो भी अच्छे से पढ़ाऊँ, है कि नहीं? कोई चीज़ कम ज़्यादा छोड़ूँ ना, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ऑनेस्टी कहलाएगी, राइट? कोई चीज़ आप किसी को बेच रहे हो तो उसके साथ गलत ना करो, है ना? आपसे कोई कुछ पूछ रहा है, झूठ ना बोलो, वो भी क्या है आपका जो है ईमानदारी हुआ। मतलब घर वालों को गलत बोल करके कहीं और ना चले जाओ, कॉलेज के नाम से निकले हो तो कॉलेज ही पहुंचो, है कि नहीं? तो वह क्या कहलाएगा आपका? तो बेईमानी ना करना किसी भी सेंस में, किसी भी संदर्भ में, किसी भी कार्य में, वह क्या कहलाएगा, ऑनेस्टी। लेकिन ऑनेस्टी में जनरली हम क्या करते हैं, दूसरों की नजर में, है ना, दूसरों की नजर में, समाज की नजर में कुछ, हाँ, उसको ध्यान में रखते हुए हम करते हैं कि कोई देख ना ले, है ना? आपका जो है कोई देख ना ले, समाज या कोई अन्य व्यक्ति या घर वाले जो है, घर वालों से बचते हुए घर वालों की नज़र में ईमानदार रहने की कोशिश करते हैं। तो जरूरी नहीं कि अंदर से वही फीलिंग आपके अंदर हो, जरूरी नहीं है। तो ईमानदारी में मेनली हम समाज या दूसरों के संदर्भ में क्या करते हैं, बेईमानी ना करने की कोशिश करते हैं। कि दूसरों को दिखाने के लिए तो बहुत अच्छे है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ कर भी सकते हो, है कि नहीं? घर वाले नहीं जान रहे, कॉलेज की जगह कहीं और पहुंच गए, लेकिन ईमानदार तो घर वालों की नज़र में, लेकिन अपनी नज़र में जानते हो कि मैंने गलत किया। तो सत्यनिष्ठा में क्या होता है, इसका उल्टा, कि जब कोई देख न रहा हो, जब कोई आपको ऑब्जर्व न कर रहा हो, जब कोई, तो इससे ऊंचे स्तर का हो गया सत्यनिष्ठा। जब कोई आपको देख न रहा हो, कोई ऑब्जर्व न कर रहा हो, तो भी जो है क्या बना रहना, ईमानदार बने रहना। आपके पास बेईमानी करने का पूरा मौका है, लेकिन उसके बाद भी ईमानदार बने रहना। बेईमानी करने का पूरा मौका है, लेकिन उसके बाद भी आप ईमानदार बने रहना। आई ना बात समझ में? है ना? बहुत टू द पॉइंट एग्जाम में लिखना होता है ना। जैसे हम लोग अभी तक क्या थे कॉलेज में, कि कॉलेज में जितना याद आ गया, जहाँ जो याद आ गया सब उठा करके डाल दो, पास हो जाते थे। यहाँ पे पास होने के लिए नहीं पढ़ना हमें, अन्य से बेहतर करने के लिए पढ़ना है। जितने लोग उसमें सबसे टॉप में रहोगे उसी का सिलेक्शन होगा आपका जो। तो इसलिए हमें टू द पॉइंट, जो चीज़ एग्जैक्टली उस चीज़ को डिफाइन करती है, बताती है, उस चीज़ को लिखना है, कम शब्दों में क्लियर कट लिखना है। अरे जय सुनो इधर, पहले बाद में पढ़ लेना आराम से। हाँ, तो उसको घर में, घर पहले इसको नोट कर लो, और फिर घर जाके कंपेयर करना कि तुमने क्या, तो इसको भी नोट करो ना भाई, पहले भी किया होगा लिखा लेकिन और उसको अच्छे से कर लो। एक जगह दूसरी जगह भी कर लोगे तो नुकसान थोड़ी होगा। ये तो आलस तुम लोग का है कि दोबारा भी नोट कर लोगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन आलस, ठीक है ना? तो जब कोई देख ना रहा हो, आप क्या जो है, तो भी ईमानदार बने रहना, है कि नहीं? तो भी ईमानदार बने रहना।
बेईमानी करने का पूरा मौका हो तो भी ईमानदार बने रहना। आ रही ना बात समझ में? तो यह स्थिति क्या कहलाएगी? इंटीग्रिटी की कहलाती है ना। एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कोई भी एग्जाम्पल मैंने कई सारे बताया था कि जैसे रात के 12 बजे भी रेड लाइट जंप नहीं करते आप, तो इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति कहलाएंगे। रात के 12 बजे भी, मतलब जब कोई देख ना रहा हो, कोई ना ट्रैफिक हो, ना कोई समाज हो, ना कोई भीड़ हो, उसके बाद भी आप रेड लाइट जंप नहीं करते हैं। रेड लाइट को क्या करते, बकायदा वेट करते ग्रीन लाइट होने का। तो आप क्या कहलाएंगे? इंटीग्रिटी वाले व्यक्ति कहलाएंगे। और ईमानदारी में है कि ना ट्रैफिक पुलिस नहीं देख रहा है और कोई नहीं देख रहा है, तो थोड़ा सा जंप कर सकते हैं आप, है कि नहीं? कोई नहीं देख रहा, कोई चालान नहीं कट रहा, इसके डर से आप खड़े हैं। कोई देख रहा है, ट्रैफिक पुलिस देख रहा है, चालान कट सकता है, इस डर से आप खड़े हैं, रेड लाइट जंप नहीं कर रहे, तो आप ईमानदार तो है लेकिन इंटीग्रिटी वाले नहीं है। राइट? तो एक आध एग्जाम्पल इस तरीके से लेकर के। अब प्रोबिटी का मतलब कहा था कि प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को ही हम लोग क्या कहते हैं, जब अपने प्रोफेशनल फील्ड में, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी व्यावसायिक सत्यनिष्ठा की स्थिति, मतलब अपने व्यवसाय को लेकर के पूरा ईमानदार होना। पूरा क्या होना? जैसे मेरा प्रोफेशन है तो मैं जितने ऑनेस्टी के साथ आप लोग को, है ना, क्योंकि क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ही जानता हूँ अच्छे से, है ना। बहुत ज़्यादा आप लोग में अभी इतनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी सामने वाले में नहीं है कि जज कर सको कि वास्तव में कितना पढ़ने की ज़रूरत है, कितना कवर करने की ज़रूरत है। कम पढ़ा के भी मैं बोलूँगा सिलेबस ख़त्म हो गया तो भी तुम लोग को पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऑनेस्टी तो होगी लेकिन इंटीग्रिटी नहीं होगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत है, उसको मैंने छोड़ दिया, तो अपने प्रति मैं ईमानदार नहीं हूँ, कहने का मतलब। तो इसमें इंटीग्रिटी में एक चीज़ और जोड़ सकते हो कि खुद के प्रति ईमानदार, स्वयं के प्रति ईमानदार, मतलब आंतरिक दबाव होता है इसमें। इसमें कौन सा दबाव होता है? बाह्य दबाव होता है, समाज को दिखाने का दबाव होता है। इसमें खुद का आंतरिक अंतरात्मा का दबाव होता है ना। जब सोचोगे तो और कई सारे वर्ड्स निकलेंगे, अपने आप सेंस निकलेगा। तो इंटीग्रिटी में और क्या लिख सकते हो? खुद के प्रति ईमानदार, है ना, जिसको बोलते हैं अंतरात्मा की आवाज। की अंतरात्मा कहती कि नहीं, अंतरात्मा की आवाज अंदर से आती कि हमें गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। वह कौन सी स्थिति हो गई? इंटीग्रिटी वाली। तो 3-4 पॉइंट मिल गए आपको आराम से। और प्रोबिटी में मैंने कहा प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, है ना, एक तो प्रोफेशनल भी आएगा, फिर इसमें व्यक्तिगत इंटीग्रिटी भी आ जाती है। प्रोबिटी में आपका जो व्यक्तिगत रूप से भी आप किसी के साथ कोई गलत नहीं करते हैं पूरी तरह से, तो ये भी आ जाता है। लेकिन मेनली जनरली हम प्रोबिटी कौन से लिए यूज करते हैं? आपका प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। कल के दिन आप आईएएस अधिकारी बन जाओगे, आपके पास बेईमानी करने का पूरा मौका है लेकिन उसके बाद भी बेईमानी नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कहलाएंगे? प्रोबिटी वाले ऑफिसर कहलाएंगे। तो आप क्या कहलाएंगे? प्रोबिटी वाले ऑफिसर कहलाएंगे। व्यवसायिक सत्यनिष्ठा, समझ रहे हो मधु? है ना, व्यवसायिक सत्यनिष्ठा का मतलब अपने व्यवसाय को लेकर के पूरे ईमानदार रहना। आपके पास पूरा मौका है बेईमानी करने का लेकिन आप उसके बाद भी बेईमानी नहीं करते हैं, तो इसीलिए। आ गई बस समझ में? तो तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, लिख लिया। अब आएगा तीनों में अंतर, तो आराम से लिख लेंगे। 100 वर्ड्स भी पूछेगा तो आराम से 30-30 वर्ड मिला करके 100 शब्दों तक तीनों में डिफरेंस लिख लेंगे। एग्जाम्पल आईएएस का दे दो या कोई भी प्रोफेशन का दे दो, तो ये प्रोबिटी वाली स्थिति में आप क्या जो है रैंक, यदि पदानुक्रम देखेंगे तो पदानुक्रम इसका कौन सा होगा? नीचे ऑनेस्टी होगी, इंटीग्रिटी, यहाँ पे ऑनेस्टी होगी, यहाँ पे इंटीग्रिटी होगी। और इंटीग्रिटी और ये प्रोबिटी के कंटेक्स में, तो प्रोबिटी वाला व्यक्ति इंटीग्रिटी वाला भी रहेगा ही रहेगा। आगे बस समझ में? तो इस तरीके से ये हायरार्की भी बनेगी आपकी जो है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? मेन प्रोफेशनल कंटेक्स में, पर्सनल कंटेक्स में, जब पर्सनल कंटेक्स में यूज करेंगे तो आप क्या जो है दोनों में मतभेद हो भी सकता है, कॉन्ट्रडिक्शन हो भी सकता है। व्यवसाय में तो ईमानदार हो लेकिन घर में, ठीक है, घर में मौका मिलते ही झूठ बोल के कहीं और निकल लिए, ठीक है। तो घर में तो व्यक्तिगत रूप से इंटीग्रिटी हो जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो प्रोफेशन में कई लोग डर के मारे ईमानदार हो सकते हैं लेकिन घर में भाई 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 की जब बात आती है तो
थोड़ा सा ज़मीन अपने में लेने के लिए कोशिश कर सकते हैं, ज़्यादा मिल जाए मेरे को, समझ गए ना भाई। ऐसा हो सकता ही नहीं हो सकता है। तो प्रोफेशन में तो चलो डर है कि भाई पुलिस पकड़ लेगी, छापा पड़ जाएगा, या फिर आपके जो है कहीं से जांच होगी तो पकड़ में आ जाऊंगा, ये डर हो सकता है। इस कारण से इंटीग्रिटी वाले हो, मौका मिलने के बाद भी गलत ना कर रहे हो, है ना, प्रोफेशन में। लेकिन पर्सनल में हो सकता है कि उसका उल्टा बिहेवियर भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि पर्सनल इंटीग्रिटी और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी सेम ही हो, है ना। भाई भाई की जब बात आई तो कोशिश रहेगी एक इंच ज़्यादा ज़मीन मिल जाए मुझे, तो यहाँ पे इंटीग्रिटी हो सकता है ना भी दिखे। और दोनों है तो फिर और अच्छी बात है, दोनों में है तो और महान इंसान है। फिर महान लोग वही होते हैं जो दोनों में इंटीग्रिटी रखते हैं। चलिए, एक तो एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया था शायद आप लोग के साथ में, या नहीं किया था नहीं पता। एक क्वेश्चन दिया है मैंने आप लोग को रक्षा सेवाओं के संदर्भ में, है कि नहीं क्वेश्चन। एक आपका पेपर होगा आपके पास, मैं भेजा था ना, पीडीएफ भेज देता हूँ ग्रुप में। ग्रुप में सेंड किया है लेकिन पहुंच गया। तो ये जो टेस्ट लिया उसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया है समग्र राष्ट्रीय शक्ति, है ना। आप लोग की क्लास में किया था, इवनिंग वाले में नहीं पता मुझे, लेकिन एक बार और किया था इसको। क्वेश्चन है आपका जो है समग्र राष्ट्रीय शक्ति, आपके जो है इंग्लिश में है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, सीएनपी लिखा हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर लिखा हुआ है, सीएनपी, ना शॉर्ट में लिखा हुआ है आपका सीएनपी। मिला ग्रुप में? नहीं मिला, कम्युनिटी वाले में भेजा हुआ है, एक साथ डाल दिया था सीएनपी, ठीक है। तो शब्दों को भी समझना है, इसलिए मैंने कहा कि यूपीएससी में कुछ वोकाबलरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, कि जितनी ज़्यादा वोकाबलरी रहेगी आपके कई जगह पे समझने में क्या होगा, आपका जो है हेल्प करेगा। तो समग्र राष्ट्रीय शक्ति, ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित 3 प्रमुख घटक बोला हुआ है। समग्र राष्ट्रीय शक्ति के 3 घटक, 3 कंपोनेंट्स बताया हुआ है, 3 कंपोनेंट्स बताया हुआ है। कौन सा है? पहला मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, है ना। इस आंसर को 1-2 लोगों ने लिखा है, भास्कर ने लिखने की कोशिश की है, ठीक ठीक समझा भी है उसने। तुम लोगों में से किसी ने लिखने की कोशिश की है? सॉफ्ट पावर, और तीसरा है सॉफ्ट पावर में ब्रैकेट में लिखा है संस्कृति। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है संस्कृति और नीतियां। और तीसरा है आपका जो सामाजिक सद्भाव। पहले तो क्वेश्चन को समझना है, सामाजिक सद्भाव, सोशल हार्मोनी। सोशल हार्मोनी, ये 3 समग्र राष्ट्रीय शक्ति के 3 घटक बताए हुए। ये क्या हो गए आपके 3 घटक, 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स ऑफ सीएनपी। और फिर पूछा हुआ है कि तीनों घटक जो है सामाजिक सद्भाव, समग्र राष्ट्रीय शक्ति के निम्नलिखित 3 प्रमुख घटकों को बढ़ाने में नैतिकता और मूल्यों की क्या भूमिका होती है। इनको बढ़ाने में, इन तीनों को बढ़ाने में, इन तीनों को प्रोमोट करने में, बढ़ाने का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोमोट करने में, इनको बढ़ाने में, इनको बढ़ाने में, प्रोमोट करने में किसकी भूमिका पूछा हुआ है? नैतिकता एवं मूल्यों की भूमिका पूछा हुआ है। नैतिकता एवं मूल्यों की भूमिका, रोल ऑफ मोरालिटी
एवं एंड वैल्यूज। आगे बस समझ में, क्वेश्चन समझ में आया? एथिक्स एंड वैल्यूज, रोल ऑफ एथिक्स एंड वैल्यूज आया समझ में क्वेश्चन ना? आपके उसमें लिखा हुआ है, पेपर भेजा है मैंने अभी आप लोग को। तो क्वेश्चन अप्लाइड है ना? कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, बस इसमें आपको ये पता नहीं होगा सॉफ्ट पावर क्या है, बाकी तो लगभग अनुमान लगा सकते हो, है ना? ह्यूमन कैपिटल के बारे में भी एग्जैक्टली अभी नहीं पता होगा, क्योंकि अभी आप लोग का सिलेबस आगे कई जगह पे इकोनॉमी वगैरह क्लास कर रहे हो, नहीं कर रहे कई लोग? आ रहे हो? बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना आपके भाई? ठीक है, लिखियो अब, उसको बाद में चेक कर लूँगा, पहले फिर इस पर फोकस करो क्या लिखना है, ठीक है? तो समग्र राष्ट्रीय शक्ति है ना, समग्र राष्ट्रीय शक्ति का मतलब क्या हुआ? नेशनल पावर, है ना? नेशनल पावर का मतलब है कि विश्व के कंटेक्स में, वर्ल्ड के कंटेक्स में हम कहाँ पर खड़े हैं ना, विश्व हमें कितना महत्व देता है। जैसे पाकिस्तान के साथ भारत की तुलना करोगे तो पाकिस्तान को वर्ल्ड कम्युनिटी इंपॉर्टेंस देती है कि नहीं देती है ना? कई कारण से उसका नाम बदनाम है कि नहीं? इकोनॉमी भी उतनी अच्छी नहीं है। हम लोग क्या है, वर्तमान में 5th इकोनॉमिक पावर है, 3rd का लक्ष्य रखा हुआ है। विश्व में एक महत्वपूर्ण जनसंख्या हमारे यहाँ रहती है, तो बहुत बड़ा बाजार है, तो इकोनॉमिकल कंटेक्स में देखेंगे तो न चाहते हुए भी लोगों को हमें महत्व देना पड़ेगा। दूसरा, फिर हमारा कल्चरल स्ट्रेंथ है, कल्चरल स्ट्रेंथ को हम लोग सॉफ्ट पावर में रखते हैं। सॉफ्ट पावर का मतलब है कि हमारी जो सांस्कृतिक महत्ता है, हमारा जो है सांस्कृतिक महत्ता, हमारी जो पुराने प्राचीन समय से लेकर के आज तक का जो कल्चर है, जैसे योगा, योगा को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया। 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। मतलब हमारे संस्कृति का एक हिस्सा योगा रहा था, है कि नहीं? हमारी संस्कृति जिसको हम सनातन संस्कृति कहते हैं, कई वर्षों से, कई परंपराओं से चल करके वर्तमान में भी जीवित है ना? कई संस्कृतियां खत्म हो गई, है कि नहीं? और एक बैलेंस संस्कृति, हाँ, कुछ संस्कृति का मतलब वो गलत कर्मकांड की बात नहीं कर रहे। संस्कृति का मतलब है कि जो हमारे जीवन जीने का तरीका है, रहने का तरीका है, वो आज भी, आज पूरा विश्व क्या चाह रहा है? शाकाहार। हमारा शाकाहार पहले से संस्कृति का पार्ट रहा है ना? पहनावा ओढ़ावा इस तरीके से रहा है कि खान पान भी इस तरीके से रहा है कि एक बैलेंस डाइट के रूप में रहा है, संस्कृति का भाग ही जो है। पहनावा ओढ़ावा भी इस तरीके से रहा है कि बैलेंस तरीके से रहा है ना? हम लोग वेस्टर्न कल्चर में पहनावा ओढ़ावा के अडॉप्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें जो है ना, हम लोग बॉलीवुड को फॉलो करते हैं। बॉलीवुड उतना, है ना, हम लोग का आइडियल्स होता है, लेकिन वो गलत है ना? आइडियल्स वो होना चाहिए जो समाज के लिए कुछ, ठीक है? हम लोग मूवी बनाते, मूवी वही बनाते, उनके लिए बाजार है। हम लोग नहीं डुबा नहीं चुके, संस्कृति हमारी आज भी जिंदा है। कुछ लोग अपना रहे, अभी भी ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध तरीके से नहीं अपना रहे, आज भी हमारे संस्कृति की बात होती है, ठीक है? आज भी मौका मिलते ही हम लोग अपनी संस्कृति के हिसाब से रहना खाना पीना पसंद करते हैं। वो तो पिज्ज़ा बर्गर बाहर थोड़ी देर के लिए ठीक लगता है, घर में तो दाल रोटी चावल सब्जी ही अच्छी लगती है कि नहीं? पहनावा ओढ़ावा ठीक है, किसी विशेष फंक्शन पार्टी वहाँ गए तो उसके अकॉर्डिंग पहन लिए, लेकिन बाकी तो हम नॉर्मल अपने परंपरागत वस्त्र में अच्छा पसंद करते। कहीं भी अपने फैमिली फंक्शन है तो परंपरागत वस्त्रों के साथ ही जाते हैं, है ना? बाकी वो ठीक है, टीनेजर्स अपनी एज है तो उस एज में जो फॉलो कर रहे हैं। तो संस्कृति का मतलब कंप्लीट एक आपका क्या होता है? जीवन जीने का तरीका, है ना? हम लोग प्रॉपर डाइट, प्रॉपर स्लीप, ये सब पे फोकस करते हैं। लेट नाइट पार्टी पे फोकस हमारा कभी भी कल्चर नहीं रहा। सुबह उठ करके, है ना, जल्दी, जितना जल्दी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला कॉन्सेप्ट रहा है। आज पूरा विश्व उसको फॉलो कर रहा है। योगा हमारे गाने, योगा को पूरा विश्व ने एक्सेप्ट कर लिया। अब 21 दिसंबर को इंटरनेशनल मेडिटेशन डे, ठीक है, घोषित किया गया आपका जो है। तो ये मेडिटेशन ध्यान भी किसका दिया हुआ है? भारतीय संस्कृति का दिया हुआ है कि नहीं? तो ये हमारी समृद्ध संस्कृति के मेजर पार्ट्स है ना? संस्कृति हम लोगों को कर्म का जनरली क्या होता है कि अज्ञानता है ना? जैसे संस्कृति का नाम आते हैं हम लोग को
क्या बोलते हैं कि नेगेटिव चीज़ पहले आ जाती है हमारी अज्ञानता के कारण से, हम वो कर्म कांडों पे चले जाते हैं, तो वो इस कारण से लोग उसको क्या करते हैं। लेकिन जो मेन चीज़ मैंने बताया, ध्यान, योगा, ठीक है, हमारा खाने पीने का तरीका है ना, भले वो हाथ से खाते लेकिन हाथ से भी खाना एक साइंटिफिकली देखा जाए तो सही माना गया है। बस ये है कि हाथ धो धा के ठीक से खाओ, ठीक है। अब मुझे आज तक चम्मच से खाने में उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जितना है कि हैंड से खाने में मिलता है, ठीक है। पार्टी वार्टी में एक एटिकेट होता है, सब लोग खा रहे हैं तो भी हम कोशिश करते हैं कि चावल मिले तो हम तो हाथ से ही खाते हैं, ठीक है। भाड़ में जाए दुनिया, जो जिसको देखना है, जिसको देखना है, जो समझना है समझे, ठीक है। अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए काम करना है तो वहाँ पे, ठीक है। बहुत किसी बहुत बड़ी पार्टी वार्टी में तो बात अलग है, थोड़ा सा मैनर फॉलो करना पड़ता है। एनीवे, तो यहाँ पे तो हमारी जो राष्ट्रीय शक्ति है, नेशनल पावर है, नेशनल पावर का मतलब हो गया कि विश्व में हमारी पहचान क्या है, विश्व हमें किस रूप में जानता है, हमें किस तरीके से इंपॉर्टेंस देता है। तो हमें जो है आर्थिक रूप से भी हम फिफ्थ इकोनॉमी है, तो विश्व हमें महत्व देता है। आपका समृद्ध संस्कृति है हमारी, जो है हमारी संस्कृति क्या है, एक इनरिच्ड कल्चर है, समृद्ध संस्कृति है। बड़ों का सम्मान करना सिखाया गया है कि नहीं, बड़ों को रिस्पेक्ट करना, नाम लेके नहीं बुलाना सिखाया गया। ये सब संस्कृति कहीं ना कहीं क्या हमारा हिस्सा है, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत सारे मैंने समृद्ध संस्कृति में 2-3 नाम दे सकते हो, ध्यान, मेडिटेशन, अभी 21 दिसंबर को इंटरनेशनल मेडिटेशन डे, योगा 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, है ना। विश्व में कई जगह पे, अधिकांश क्षेत्रों में अभी भी हमारे जो त्यौहार है, दीपावली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है। आ रही बात समझ में? विश्व के अधिकांश देशों में भारतीयों की जहाँ पे अधिकता है तो कल्चर को महत्व दिया जाता है। तो ये कल्चर भी कहीं ना कहीं हमें एक महत्वपूर्ण क्या करता है, वर्ल्ड में स्थान देता है, जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर का मतलब ये होता है। तो उससे लेकर के जो हमारी नीतियाँ हैं, आई ना बात समझ में, है ना। महिलाओं को बात अलग है, हमने पुरुषवादी मानसिकता के कारण से, लेकिन हमारे संस्कृति में महिलाओं को उच्च स्थान दिया गया, नारियों को पूजनीय माना गया। वो तो हम जैसे क्या बोलते, पुरुषवादी मानसिकता वाले जो गधे टाइप के लोग हैं, उन्होंने फिर महिलाओं की स्थिति को सेकेंडरी कर दिया बाद में, अपनी डोमिनेंसी को बताने के लिए। लेकिन हमारी संस्कृति महिलाओं को पूजनीय बनाती है। हम पेड़ पौधों को पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते, सूर्य की पूजा करते, जितनी प्रकृति उसकी पूरी पूजा करते। और आज प्रकृति का विनाश कहीं ना कहीं कारण वही कि हमने प्रकृति को महत्व देना कम कर दिया, जबकि विकसित देशों में कहीं पर भी ये संस्कृति नहीं मिलेगी। और आज पर्यावरण का महत्व हम पहले से जानते, इसलिए प्रकृति को, हर चीज़ को हम पूजा करते हैं, है ना। धान बुआई भी करेंगे तो पहले पूजा पाठ करके करेंगे, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सब इम्पोर्टेंस आज हमारे लिए और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जब प्रकृति का विनाश हो रहा है तो हम फिर से प्रकृति की ओर लौट रहे, जो हमारी संस्कृति में पहले से मेंशन है। आ रही ना बात समझ में? तो इस तरीके से देखेंगे तो सांस्कृतिक समृद्धता हमारी जो है एक पहचान है, और उसके कारण से विश्व में हमें फिर से क्या मिलता है, एक महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले समझ गए नेशनल पावर का मतलब क्या हो गया, राष्ट्र शक्ति का मतलब क्या हो गया, कि विश्व के संदर्भ में हमारी स्थिति क्या है। तो डेफिनेटली आज हम फिर विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। हमारी राष्ट्रीय शक्ति किस आधार पर है, विश्व में हमारी पहचान, विश्व में हम सफल क्या है आपके, जो है लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक राज्य है। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा सफल, वो भी विश्व का सबसे बड़ा, जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, चाइना में सबसे ज़्यादा है, लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है उतनी। तो भारत जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये हमें एक महत्वपूर्ण स्थान देता है विश्व में। आज तक हमारे यहाँ कोई तानाशाही या कोई इस तरीके से मार्शल लॉ, वही पाकिस्तान हमारे साथ ही स्वतंत्र हुआ, और वहाँ की डेमोक्रेसी का हाल देखिए, है कि नहीं। हम सेक्युलर राज्य, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों को समान महत्व देते, ठीक है। थोड़ा बहुत बीच बीच में कुछ चीज़ें दिखाई देती जो सेकुलरिज्म नहीं दिखाई देता, लेकिन है तो हम लोग सेकुलर ही, है ना। वो तो वोट बैंक की राजनीति और थोड़ा सा गधे टाइप की कुछ मानसिकता, उनके कारण से
बीच बीच में हम थोड़ा सा किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देते हुए दिखाई देते, वो बात अलग है। लेकिन है हम लोग सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में। धर्मनिरपेक्ष का मतलब सीधा सा मतलब है कि सभी धर्मों को समान महत्व देना, है ना। धर्मनिरपेक्ष का सीधा सा मतलब यही है कि सभी धर्मों को समान महत्व देना। राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को किसी भी आधार पे कोई आपके जो है कम या ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाएगा, राइट। तो इस तरीके से तो यहाँ पर समग्र राष्ट्रीय शक्ति मतलब पूरे देश का जो नेशनल पावर है वह विश्व के संदर्भ में हमारी जो स्थिति है वह एक महत्वपूर्ण क्या रखता है, स्थान रखता है। आगे बस समझ में, ये पहला पॉइंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि समग्र राष्ट्रीय शक्ति, ये तीन उसके घटक है। इसके लिए हमें तीन ये तो हमने डिस्कस किसको किया, सॉफ्ट पावर का किया कि समृद्ध संस्कृति वगैरह। ह्यूमन कैपिटल एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है समग्र राष्ट्रीय शक्ति के लिए। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी का मतलब क्या होता है? मानव पूंजी का मतलब क्या होता है ना। मानव को पहले हटा दो, पूंजी का मतलब क्या होता है ना। पूंजी जैसे चल अचल पूंजी दो भागों में डिवाइड करते हैं आप कह जो मोबाइल एंड इमोबाइल पूंजी आप कह जो है, राइट। स्टैटिक चल का मतलब जो पैसे कौड़ी है ये सब क्या है आपके चल है। सोना और बिल्डिंग वगैरह क्या है आपके अचल संपत्ति में आते हैं, एसेट में आते हैं, कैपिटल। तो कैपिटल का जनरली मतलब होता है इन्वेस्ट, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी का मतलब कि हम उसको इन्वेस्ट करके उसको फिर से क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। नहीं, डेवलपमेंट में तो एक इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा। पूंजी का मतलब ही है कि हम उसको इन्वेस्ट करके उसको फिर से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, है ना। पूंजी का मतलब सिंपल सा क्या होता है, कैपिटल का मतलब कैपिटल है, आपने उसको सही इन्वेस्टमेंट किया तो वह क्या हो जाएगा आपका, बढ़ेगा निरंतर। आप क्या जो तो कैपिटल के रूप में इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि मानव भी एक पूंजी के रूप में, कैसे? स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल कब बनेगा, है ना। ह्यूमन कैपिटल है ही नहीं, उसको बनाया जाता है। जैसे ह्यूमन कैपिटल कब बनेगा, जब आप अच्छे से क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे, शिक्षित होंगे, है कि नहीं। शिक्षा में भी स्किल्ड, कौशल विकास आपका होगा, है ना। आज आप लोग के पास डिग्री तो है लेकिन वो डिग्री कोई काम की, है ना। जैसे मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं नौकरी मांगने कि मतलब कंप्यूटर आता है, टाइपिंग वेपिंग आती है, बिल्कुल नहीं आता है। तो मैं तुम्हारे एमएससी में तुम 100% भी लाए हो तो मेरे क्या काम के हो, तुमसे क्या कराऊंगा। या फिर कुछ पढ़ाना लिखाना आता हो या जो भी काम कुछ नॉलेज हो, कुछ पढ़ा सकते हो क्या, तो नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे फिर उसको, फिर वही अनस्किल्ड लेबर मिलेगा। आप क्या जो साफ सफाई का काम, पॉम्पलेट बांटने का काम, उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं। उसमें भी यदि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो ज़्यादा अच्छे से करेगा कम पढ़े लिखे की तुलना में। तो एक होता है हमारा अनस्किल्ड लेबर और एक होता है आपका स्किल्ड लेबर। तो जितना स्किल्ड होगा उतना ही वहाँ क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। जितना ही ह्यूमन क्या होगा आपका स्किल्ड होगा उतना ही क्या बनेगा, वह कैपिटल बनेगा। अदरवाइज वो कैपिटल के रूप में काम नहीं करेगा, वो सिर्फ एक क्या करेगा, आपका श्रम के रूप में काम करेगा। जैसे आज या भारत का कोई व्यक्ति विदेशों में उसकी अच्छी डिमांड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में, पूरा सिलिकॉन वैली अमेरिका में अधिकांशतः वहाँ क्या मिलेंगे, भारतीय मिलेंगे। तो उनकी डिमांड क्यों है, क्योंकि वो स्किल्ड है पहली बात, और डिमांड इसलिए है कि उनकी जो हाँ प्लस उनका जो थोड़ा सा भारत का है कि एक अमेरिका में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एक भारत का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दोनों में हो सकता है स्किल सेम हो, है ना। हालांकि भारत की ये देखा गया कि भारत कई क्षेत्रों में उनसे भी आगे है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में। दूसरा कारण ये है कि यदि अमेरिका का इंजीनियर है, दोनों में सेम स्किल है, लेकिन थोड़ा सा अमेरिका वाले भारतीयों क्यों पसंद करेंगे, क्योंकि हम सस्ते में मिल जाएंगे, है ना। अमेरिका के इंजीनियर को हायर करेंगे तो उसको पता चल रहा है कि $1 लाख मंथली देना पड़ रहा है और भारत वाला $50,000 में मिल गया उसको जो है।
तो इसलिए आप क्या जो है डिमांड वहाँ पर क्या करेंगे, बाहर के लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाता है। तो सिलिकॉन वैली वगैरह इसी कारण से वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल्स के कारण से ही वहाँ पे अधिकांश लोग हैं। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया कि जो लोग रहते हैं किसी भी देश में वो कितने स्किल्ड है, कितने कुशल है, कितना उनमें ज्ञान भरा हुआ है, कितना उनमें नॉलेज भरा हुआ है। तो उस आधार पर उसकी डिमांड भी क्या होगी, विश्व में होगी। तो राष्ट्रीय शक्ति बनने के लिए हमें जरूरी कि ह्यूमन कैपिटल क्या हो, हमारा बेस्ट तरीके से डेवलप्ड हो। आज भारत में लगभग 45% क्या बोलते हैं हम लोग, युवा जनसंख्या है। क्या है आपका जो है, युवा जनसंख्या, यूथ पॉपुलेशन है, जिसको हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में पढ़ोगे इकोनॉमी में। तो युवा जनसंख्या यदि एक पूरी तरह से क्या है, नकारा है, ठीक है, तो उस युवा जनसंख्या हम कुछ कर पाएंगे क्या? वो हम पे बोझ होंगे। जैसे अभी कुछ दिनों बाद आप कुछ कमाने वाने लगोगे तो घर वालों के ऊपर क्या हो जाओगे, बोझ। लेकिन कमाने लगोगे तो घर वालों के लिए एसेट बन गए, पूंजी बन गए। अब घर वालों के लिए क्या बन गए, पूंजी बन जाएंगे। तो 45% जो यूथ पॉपुलेशन है इंडिया की, वो यदि स्किल्ड हो तो वो हमारे लिए कैपिटल बनेगी, पूंजी बनेगी। अनस्किल्ड है तो फिर वो हमारे लिए बोझ बन जाएगी। तो राष्ट्रीय शक्ति के लिए जरूरी कि ह्यूमन कैपिटल क्या हो, अच्छे से डेवलप हो। जितना ज़्यादा डेवलप होगा हमारा नेशनल पावर हमारी उतनी बड़ी, क्योंकि बाहर जाके काम करेंगे, पैसा भेजेंगे, तो हमारे देश का भी क्या होगा, विकास। उनका खुद का विकास तो होगा ही होगा, कुछ अमाउंट यहाँ भी भेजेंगे तो देश का भी विकास होगा। यहाँ करके इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर से, तो फिर से देश के विकास के लिए रिसोर्सेज मिलेंगे। आई ना बात समझ में? तो इस तरीके से मानव पूंजी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है समग्र राष्ट्रीय शक्ति के विकास के लिए। आ रही बात समझ में? सॉफ्ट पावर बताई दिया। सॉफ्ट पावर क्या होता है, एक होता है हार्ड पावर। हार्ड पावर का मतलब टिट फॉर टेट। हमारे पास जितने डिफेंस सेक्टर हमारा मजबूत होगा, जितने मिसाइल्स होंगे, जितने एटॉमिक पावर्स होंगे, है ना, जितने हम अपने सेना को मजबूत करेंगे, ये हार्ड पावर हो गया। तो उसको देख करके जो अगला देश विश्व है वहाँ में महत्व देगा। यदि हमारी सैन्य शक्ति मजबूत है तो हार्ड पावर में क्या आएंगे, हमारी सैन्य शक्ति आ जाएगी। आपकी जो हमारी जो सरकार की नीतियाँ हैं, टिट फॉर टेट, कोई हमें आज से कुछ समय पहले तक हम कमज़ोर राष्ट्र के रूप में थे। चाइना आया 1962 में, ठोक पीट के चला गया, है कि नहीं? बाकी तो खैर पाकिस्तान को तो हम नहीं ठोका पीटा, लेकिन चाइना ने हमें 1962 में ठोक पीट के चले गए। बीच बीच में चाइना फिर से आग दिखाते रहता था, लेकिन अब हम उसको आंखों में आंखें डाल करके बात करते और उसको मजबूर करते वापस लौटने के लिए। कई सारे विवाद हुए, उसमें हमने उनकी सेना को क्या किया, पीछे ढकेला। तो अब हम स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में सामने आ रहे हैं। तो वो एक हार्ड पावर हो गया। इसी का एक पार्ट होता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि हम अपनी कई सारी चीज़ें हमारी जो मजबूत है, जो हमारा कल्चरल स्ट्रेंथ है, उसको विश्व के सामने रखना, है ना। भारत के कई सारे लोग अमेरिका में, विदेशों में रहते हैं। तो यदि भारतीयों को महत्व नहीं मिलेगा तो वो सभी वापस आ जाएंगे। सिलिकॉन वैली से पूरे भारत वाले वापस आ गए तो उनकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी। नहीं भाई? यदि सिलिकॉन वैली में जितने लोग काम कर रहे हैं, किसी कारण से भारत वापस आना पड़ा, तो वहाँ जो काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कमी हो जाएगी, तो उनकी इकोनॉमी क्या हो गई, डप हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो स्किल्ड लेबर है, और फिर हमारा जो कल्चरली सॉफ्ट पावर में कल्चर आता है, और हमारे लोगों को लेकर के जो पॉलिसीज वगैरह होती है वो आती है, राइट। तो इस तरीके से सॉफ्ट पावर हमारा मजबूत है, कल्चरली हम समृद्ध है, हम सभी देशों, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, तो हमें भी लोग क्या करते हैं, महत्व देते हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रीय शक्ति बनने में सॉफ्ट पावर का भी क्या होता है, एक महत्वपूर्ण रोल होता है। आई ना बात समझ में? फिर तीसरा है सामाजिक सद्भाव, सोशल हार्मोनी, मतलब समाज में शांति। सामाजिक सद्भाव का मतलब क्या हुआ कि हम समाज में कितने शांतिपूर्वक रहते हैं, कितने एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। हमारे समाज में आप जैसे आप पाकिस्तान की बात कर लो या बांग्लादेश की बात कर लो, वहाँ के समाज में सद्भाव दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। आपस में अब लड़ मर रहे, दूसरों के ऊपर लड़ाते मड़ाते थे आतंकवाद के सहारे, अब खुद ही आतंकवाद को झेल रहे। तालिबान अफगानिस्तान उधर अटैक कर दिया, उधर बलूच
उन्हीं के देशों के एक अलग राज्य की मांग, देश की मांग के रूप में उन्होंने अटैक कर दिया आपका जो है ना। बांग्लादेश भले अभी हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद खुद ही क्योंकि दूसरों पे अत्याचार करोगे तो खुद अनस्टेबल हो, तो आपका विकास नहीं होगा, तो कुछ समय बाद आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, है ना। किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है कि सुख शांति हो, है ना। आपके घर के देख लो, घर में डेली लड़ाई झगड़ा हो रहा है भाइयों के बीच में, या घर वालों के बीच में, या हस्बैंड वाइफ के बीच में, या हस्बैंड वाइफ और बच्चों के बीच में, तो उन घरों में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती है। जितनी शांति रहेगी घर में, उतना ही आप एनर्जी को कहाँ लगाओगे, अच्छे सोचने में लगाओगे, अच्छा काम करने में लगाओगे। तो देश में जब तक सद्भाव शांति नहीं होगी, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता है। तो सामाजिक दृष्टि से भी हम लगभग कुछ छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दो तो लगभग हम क्या है आपके जो है मिलजुल करके ही रहते हैं, पूरे देश में एकता और शांति बनी रहती है। तो इस तरीके से सामाजिक सद्भाव भी समग्र राष्ट्रीय शक्ति के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि समग्र राष्ट्रीय शक्ति के 3 प्रमुख घटक है कि हम समग्र राष्ट्रीय शक्ति के रूप में उभर के तभी सामने आएंगे, एक कार्य करेंगे जब ये तीनों हमारे पास क्या हो, मजबूत हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इन तीनों को बढ़ाने में, इन तीनों को प्रमोट करने में, क्वेश्चन हमारा ये वाला है। क्वेश्चन क्या हमारा, नैतिकता और मूल्यों की क्या भूमिका होती है। आ रही बस समझ में क्वेश्चन। तो पहले तो ये समझना जरूरी था कि इसका मतलब क्या होता है। तो शुरुआत में सिर्फ इतना ही बता देंगे कि समग्र राष्ट्रीय शक्ति का मतलब क्या है, कि विश्व में हम अपनी पहचान, अपना स्थान कहाँ पर रखते, कहाँ पे देखते, विश्व हमें कितना महत्व देता है, और इन महत्व किन आधारों पे देता है, इन तीनों आधारों पर देता है। यदि तीनों चीज़ें हमारी बहुत अच्छी है तो डेफिनेटली विश्व हमें क्या करता है, तो डेफिनेटली हमारा ह्यूमन कैपिटल महत्वपूर्ण है, क्योंकि 45% जनसंख्या क्या है, युवा है, और स्किल भी है, इसलिए विदेशों में हमारी मांग होती है। हमारे अधिकांश डॉक्टर, इंजीनियर्स की मांग विदेशों में होती है। इवन टीचर्स वगैरह भी मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो बहुत सारे प्रोफेसर, टीचर्स कहाँ से मिलेंगे, इंडिया से मिलेंगे, है ना। एक अलग पहचान है ज्ञान के रूप में, नॉलेज के रूप में इंडिया की। तो इस तरीके से एक पावरफुल ह्यूमन कैपिटल के रूप में हम लोग काम करते हैं। संस्कृति हमारी मैंने बताई दिया, सामाजिक सद्भाव बताई दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि इसको बढ़ाने में नैतिकता और मूल्यों का क्या भूमिका होता है, राइट। तो डेफिनेटली ये सब तो है, लेकिन नैतिक और मूल्य हमारे नहीं होंगे तो सब कोई काम का नहीं होगा, है ना। नैतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो विदेशों में इसकी मांग क्यों बढ़ेगी। हम चोर चमारी वाले होंगे तो हमें कोई बुलाएगा क्या। तो विश्व में अब पढ़ोगे आप लोग, IR पढ़ेंगे उसमें, कि भारत के कहीं भी किसी भी देश में जाओगे तो एज अ लेबर के रूप में या एज ए एम्प्लॉय के रूप में सबसे बेस्ट कहाँ का माना जाता है, इंडिया का माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा उन लोग बोलते हैं, विश्व के देश बोलते हैं कि इंडिया के लोग सबसे ज़्यादा ईमानदार होते हैं, और बेईमान कहाँ के होते हैं वो भी बोलते हैं, ठीक है ना। समझ रहे ना भाई। तो इस तरीके से हमारी इंपॉर्टेंस किस आधार पर कारण से, नैतिकता के कारण से, मूल्यों के कारण से है। और मूल्य हमारे, फिर से मैंने बताया, तो पहले नैतिकता का महत्व बता दो। नैतिकता का मतलब क्या होता है बताया था मैंने, कुछ मूल्यों का समूह, कुछ नैतिक गुणों का समूह, जिसको हमारा समाज क्या करता है, वही बनाता भी और उसी को फॉलो करने की उम्मीद करता है। तो नैतिकता सही या गलत को क्या करती है, निर्धारित करती है, उसी के आधार पर सही या गलत करते हैं। तो डेफिनेटली भारत में नैतिक मूल्यों का बहुत महत्व है। हमारे जितने भी नैतिकता है वह विश्व के देशों के संदर्भ में देखे तो एक नैतिक रूप से मजबूत देश के रूप में हम लोग जाने जाते हैं, चाहे वह किसी भी सेंस में हो, इकोनॉमिक आपका जो है आयात निर्यात के सेंस में हो, या फिर पर्यावरण को बचाने के सेंस में हो, तो हम लोग भारत की स्थिति क्या होती है, मजबूत मानी जाती है। तो जितने हम नैतिक होंगे ये मूल्य उतने ही क्या होंगे, और ज़्यादा बढ़ेंगे, है नहीं। अब मानव पूंजी तो है, लेकिन एक नंबर की करप्ट है, तो कोई हमें बुलाएगा क्या बाहर। तो नैतिक होंगे तभी हमारी पहचान, हमारे मूल्य, हमारी मजबूती क्या होगी, बढ़ेगी। आगे बस समझ में। दूसरा मूल्यों की भूमिका, तो डेफिनेटली जितने हम इंटीग्रिटी वाले होंगे, प्रोबिटी वाले होंगे, जितने हम इंटीग्रिटी वाले होंगे, प्रोबिटी वाले होंगे, है ना, आपका मूल्यों में ट्रूथ को फॉलो करने वाले होंगे, अहिंसा को फॉलो करने वाले होंगे। हम हिंसा को फॉलो नहीं करते, गांधी का देश हमारा नॉन वायलेंस को फॉलो करता है कि नहीं। ये हमारे क्या है, मूल्य। तो ये मूल्य जितने हमारे स्ट्रांग होते जाएंगे उतना ही ये तीनों क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे, है ना। ह्यूमन कैपिटल जो है
जितनी ज़्यादा नैतिक होते जाएगी, जितनी ज़्यादा मूल्यों को फॉलो करने वाली होगी, वह उतनी ही और क्या होगी आपकी जो पूंजी के रूप में काम करेगी। सोशल पूंजी कहते हैं, सोशल कैपिटल बन जाती है। जब तक हम नैतिक नहीं होंगे तब तक सोशल कैपिटल नहीं बनेंगे। कैपिटल का मतलब उसको इन्वेस्ट करके फिर से हम क्या करेंगे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट आप नैतिक है, ईमानदार है, मूल्य वाले है, तो डिमांड डेफिनेटली आपकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी अन्य की तुलना में। मैंने कहा ना, आज भी भले ही स्किल्ड सेम हो पाकिस्तान, भारत और अदर देशों की, तो बुलाने वाले सबसे पहले किसको प्राथमिकता देंगे, भारतीय को। जैसे दिल्ली में जाओगे, यहाँ भी कहीं होगा कि वहाँ पे जितने भी गार्ड है, मतलब गार्ड काम करने वाले, घर में किचन में खाना बनाने वाले, वो अधिकांश नेपाली मिलेंगे आपको। हालांकि नेपाल कभी कभी से हमसे नाराज़ भी होता है कि हम काम तो देते हैं उनको, लेकिन नीचे का काम देते हैं। तो वो नीचे का काम या ये काम उनको ही, नेपाली वालों को क्यों दिया जाता है, क्योंकि एक हमारी मानसिकता है कि नेपाल के लोग क्या होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, है ना। बांग्लादेश का आएगा तो उसको घर में किचन में काम करने दोगे क्या, लेकिन नेपाल के दिल्ली में अधिकांशतः वहाँ होटलों में काम करने वाले, राइट, क्या मिलेंगे आपको, नेपाली मिलेंगे। जितने भी गार्ड्स वगैरह है बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के, या किसी पर्सनल कोई व्यक्ति रखा भी है, तो अधिकांशतः कौन बोलेंगे आपके, नेपाल के मिलेंगे। बाकी बिहार यूपी के भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा भरोसा किस पे करते हैं, नेपालियों पर, क्योंकि एक अंदर से है कि ये ईमानदार ज़्यादा होते बिहार यूपी और बांग्लादेश पाकिस्तान की तुलना में। तो इस तरीके से, तो जितने मूल्य हमारे स्ट्रांग होंगे, हमारी डिमांड उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उतना ही हम शक्तिशाली देश के रूप में क्या होंगे, उभर करके सामने आएंगे। तो इसलिए नैतिक मूल्य और नैतिकता और मूल्य जो है, कहीं ना कहीं इन तीनों को बढ़ाने में क्या करता है, आपके जो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और ये तीनों जितना बढ़ेंगे उतना ही हम समग्र राष्ट्रीय शक्ति के रूप में क्या होंगे, उभर करके सामने आएंगे। आगे बस समझ में। तो 250 वर्ड लिखना है तो 250 वर्ड लिख लोगे आराम से। क्या लिखना है, समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यही है आपका जो एग्जाम्पल दे दो। बाकी भारतीयों की मांग बाहर विदेशों में क्यों ज़्यादा है, इन्हीं नैतिकता और मूल्यों के कारण से है ना। जितने भी सऊदी अरब, आपका यूएई, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भारतीय काम करते हैं, सीधा बोलते हैं कि भारतीयों जैसा ईमानदार कोई नहीं है, इस कारण से उसकी डिमांड वहाँ पे ज़्यादा है, जितने भी काम करने वाले हैं। आ रही ना बस समझ में। तो ये हमारे एक राष्ट्रीय पावर के रूप में हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है। आगे बस समझ में क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो था आपका ये वाला था आंसर, ठीक है। अब अपना आंसर पढ़ लेना क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा है क्वेश्चन आपका, संवैधानिक नैतिकता शब्द का क्या अर्थ है और संवैधानिक नैतिकता को कैसे बनाए रखा जा सकता है। तो क्वेश्चन के 2 पार्ट्स है, तो 2 पार्ट्स में आपका आंसर भी होना चाहिए। तो पहला तो संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्या मतलब होता है। आ रही बात समझ में। तो इसका अर्थ पूछा हुआ है पहली बात, एक क्वेश्चन, तो इसका अर्थ बताना, ये आपका 150 वर्ड का क्वेश्चन होगा। और फिर इसको कैसे बनाए रखा जा सकता है, दूसरा पार्ट ये है। तो हमेशा क्वेश्चन को आंसर लिखते समय जितने पार्ट है उसका अलग अलग आंसर दिखना चाहिए, कैसे बनाए रखा जा सकता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। आपका जो है व्हाट इज मीन बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हाउ डज वन अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कैसे बनाए रख सकते हैं। अब संवैधानिक नैतिकता का सीधा सा मतलब, पहले तो फिर से यहाँ पे नैतिकता की एक लाइन परिभाषा हमेशा चेप ही दो। नैतिकता की एक परिभाषा की, नैतिकता का मतलब कुछ मूल्यों, कुछ नैतिक आदर्शों का समूह जो किसी समाज, देश आदि के द्वारा क्या होते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, और समाज के लोगों से उम्मीद की जाती है कि उसको क्या करे, वो अनुसरण करे, ताकि समाज में एक व्यवस्था, है ना, व्यवस्था का मतलब शांति, सद्भाव, प्यार मोहब्बत बना रहे, राइट। तो अब नैतिकता जो है फिर से 2 तरीके, एक समाज के द्वारा निर्धारित नैतिकता होती है ना, कुछ राज्य के द्वारा कानून के रूप में बनाई गई नैतिकता होती है, और सबसे बड़ा कानून कौन सा होता है, हमारा संविधान होता है। तो इस तरीके से संविधान भी जो है
नैतिकता की स्थापना में क्या करता है, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी काम हमारा राज्य करता है वह किसके बिहाफ में करता है, संविधान के आधार पर ही करता है। संविधान से बाहर जाके कोई भी काम करेगा तो असंवैधानिक या अनैतिक हो जाएगा। तो यहाँ पे संवैधानिक नैतिकता का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि संविधान में उल्लेखित है ना, संविधान में उल्लेखित मेंशन्ड जो भी हमारे क्या है मूल्य है, आदर्श है, संविधान में उल्लेखित मूल्य आदर्श, ये क्या कहलाते हैं, संवैधानिक नैतिकता या संवैधानिक नैतिक मूल्य आदर्श कहलाएंगे। यदि राज्य जो है इनके अनुसार काम कर रहा है तो राज्य क्या कहलाएगा, नैतिक या सही कहलाएगा। राज्य के कार्य क्या कहलाएंगे, नैतिक या सही कहलाएंगे। और राज्य जो है संवैधानिक मूल्यों के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो उनके द्वारा किए गए कार्य अनैतिक या असंवैधानिक। तो राज्य के द्वारा किए गए कार्यों को परखने के लिए किनको आधार लिया जाता है, आपका जो है संवैधानिक नैतिकता को आधार बेस बनाया जाता है। आ रही बस समझ में मेरी अच्छे से। तो संवैधानिक नैतिकता का अर्थ सिंपल सा मतलब कि संविधान में उल्लेखित जो मूल्य है, आदर्श है, वो क्या कहलाती है आपकी जो है उसको फॉलो करना समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संवैधानिक नैतिकता कहते हैं। एग्जाम्पल दे तो वही आपका हम भारत के लोग में भारत संपूर्ण प्रभुत्व क्या हो गया आपका जो है एक मूल्य हो गया, धर्मनिरपेक्षता एक मूल्य हो गया, संवैधानिक नैतिकता का मूल्य हो गया, है कि नहीं। समाजवाद, आपका लोकतंत्र, गणतंत्र, ये सब हमारे क्या जितने प्रस्तावना में चीजें हैं, न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, है ना, इक्वालिटी, जितने प्रियम्बल में आपके लिखे हुए वो हमारे संविधान के मूल आदर्शों, नैतिकता को, मूल्यों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल दे दो 4-5। तो पहले पार्ट्स का आंसर हो गया आपका। अब दूसरा पार्ट्स क्या कहता है कि कैसे बनाए रखा जा सकता है नैतिक, संवैधानिक नैतिकता को कैसे बनाए रखा जा सकता है। तो डेफिनेटली राज्य के द्वारा जो भी कार्य किए जाए वह क्या हो आपका जो है संविधान में या संविधान के अनुसार ही किए जाए, या संविधान में लिखित मूल्यों आदर्शों के अनुसार ही किए जाए। संवैधानिक नैतिकता तभी बनी रहेगी ना भाई कि जब राज्य क्या करेगा, या राज्य या सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे जो भी लिखना है, राज्य का मतलब यहाँ पे पूरे कंट्री से है। तो राज्य या सरकारें जो है क्या करेंगी, संविधान के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। संविधान में जो भी चीज संविधान से बाहर कुछ भी काम नहीं करेगी। तो डेफिनेटली संवैधानिक नैतिकता क्या होगी, बनी रहेगी। उसके द्वारा किए गए कार्य सही नैतिक कहलाएंगे। एक उस राज्य की जिम्मेदारी, फिर हमारी भी जिम्मेदारी है कि फिर प्रत्येक नागरिक, राज्य के प्रत्येक नागरिक और व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो भी क्या करे, संविधान में लिखे गए चीजों के अनुसार ही क्या करे, अपना व्यवहार रखे। प्रत्येक नागरिक व्यक्ति का कर्तव्य, हमारे कर्तव्य दिए गए ना भाई, सिर्फ राज्य का कर्तव्य थोड़ी है, कि हमारा भी कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक और व्यक्ति का कर्तव्य है इस संविधान के मूल्यों को क्या करे, वह संविधान के मूल्यों के अनुसार ही काम करे, संविधान में लिखी गई नैतिकता के अनुसार ही काम करे। सिर्फ राज्य की जिम्मेदारी थोड़ी, हम भी तो उसके अनुसार काम करेंगे, हम कानून का उल्लंघन न करें, है ना, बिना बात के अशांति न फैलाए। तो जब तक हर व्यक्ति संविधान के मूल्यों का पालन करेगा तो डेफिनेटली संवैधानिक नैतिकता क्या होगी, आपकी बनी रहेगी, है ना। राज्य में सभी संस्थाएं आ जाती है, लेकिन फिर भी पॉइंट बढ़ाना हो तो 1-2 पॉइंट और बढ़ा सकते हो कि राज्य की सभी संस्थाएं, है ना, राज्य के द्वारा, वैसे तो राज्य में आई गई, लेकिन राज्य की सभी छोटी बड़ी संस्थाएं, राज्य की सभी छोटी बड़ी संस्थाएं क्या करें, आपका जो है अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों का संविधान के अनुसार पालन करें। छोटी बड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे पंचायती राज हो चाहे संसद हो, छोटी बड़ी सभी संस्थाएं क्या करें, है ना, बिगर और स्मॉलर ऑल द इंस्टीट्यूशंस
फॉलो द वैल्यूज ऑफ संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। आ रही बात समझ में? संस्थाएं संविधान के अनुसार ही काम करे तो डेफिनेटली क्या बनी रहेगी? संवैधानिक नैतिकता बनी रहेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस। आ रही ना बस समझ में? तो इस तरीके से 3 पॉइंट भी दे दोगे तो आपका काम हो गया, संवैधानिक नैतिकता बनी रहेगी आपकी जो है। क्योंकि संविधान के मूल्यों का उल्लंघन नहीं करना है, हर एक व्यक्ति ध्यान रखे, राज्य और संस्थाएं ध्यान रखे, तो नैतिकता डेफिनेटली बनी रहेगी, उल्लंघन नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये सब, और बाकी उल्लंघन होता है तो फिर हमारे पास कौन दिया गया? न्यायपालिका है, जो इस बात का ध्यान रखती है कि संविधान के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो थोड़ा बहुत लास्ट में जिक्र करना चाहे तो संवैधानिक नैतिकता मुख्य रूप से जो है न्यायपालिका को यह जिम्मेदारी दी गई है कि संवैधानिक नैतिकता क्या हो आपका जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी या एथिक्स आपका क्या हो, बना रहे। आ रही बात समझ में? तो न्यायपालिका एक लास्ट में जिक्र कर सकते हो कि न्यायपालिका को जिम्मेदारी दी गई है, जुडिशरी। आगे बस समझ में? तो आराम से आंसर लिख लोगे 3 पॉइंट्स लेकर के। चलिए, तो ये हो गए आपके संवैधानिक नैतिकता शब्द का अर्थ। ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन कल करते हैं। मुंह तरफ दे दिया, अभी एक क्लास और लेनी है। ठीक है, तो तुम लोग भी समझ में आ गया क्या लिखना है? अब जाके अपना आंसर भी पढ़ना खुद से कि तुमने क्या लिखा है और क्या और अच्छा लिख सकते थे। हाँ हाँ, मैं चेक करूँ, देख लूँगा, होगा तो होगा, कहीं ना कहीं होगा, होगा तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, बाकी और चेक करके कल देता हूँ। और बाकी ये 2-3 क्वेश्चन बचे हुए, और भी जितने टॉपिक 1 के जितने क्वेश्चंस है एक बार पूरा सब लोग देख के आओगे। जिस क्वेश्चन के आंसर नहीं लिख पा रहे हो, अभी जैसे आपके नोट्स में 3 साल का पेपर नहीं दिया हुआ है, तो उन 3 सालों का भी जोड़ करके गूगल में सर्च मारोगे, 3 साल के क्वेश्चंस उस पहले टॉपिक से कौन से संबंधित है निकाल लोगे ना, उसको भी निकाल करके उसको भी डिस्कस कर लेंगे तो हो जाएगा फिर।